व्हाट इज द फ्रिक्शन, राइट। तो अभी फ्रिक्शन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है जिसका आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो आपको यह पॉइंट याद रखना है कि फ्रिक्शन इज ऑलवेज सेल्फ एडजस्टिंग, राइट। फ्रिक्शन इज ऑलवेज सेल्फ एडजस्टिंग। कहां किस चीज में? सेल्फ एडजस्टिंग इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज सेल्फ एडजस्टिंग इन डायरेक्शन। यानी फ्रिक्शन की जब जहां जैसी जितनी जिधर जरूरत होती है तब वहां उतना उधर वैसा फ्रिक्शन फोर्स लगता है। फ्रिक्शन भी दो तरह का होता है, अभी बीच में आपको बहुत सारी चीजें समझ में आती जाएंगी। ध्यान रखिएगा, फ्रिक्शन एक अननोन चीज है जो अपोज करती है किसी भी बॉडी के मोशन को चेंज ना करने के लिए, राइट। तो अभी आपके दिमाग में ऐसा भी होगा फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच ऑलवेज अपोजेस अ मोशन, लेकिन बच्चों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान रखिएगा इसको कि फ्रिक्शन इज नॉट दैट फोर्स विच ऑलवेज अपोजेस अ मोशन। देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स इन विच फ्रिक्शन सपोर्ट्स द मोशन। बहुत से एग्जाम्पल आपको ऐसे मिलेंगे जहां पे फ्रिक्शन की वजह से ही मोशन होता है, राइट। आप चल पाते हैं, रीजन है फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो आप मूव नहीं कर पाए, राइट। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आनी चाहिए। फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच इज सेल्फ एडजस्टिंग इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज ए डायरेक्शन, एंड फ्रिक्शन हमेशा स्लिपिंग का अपोज करता है, मोशन का अपोज नहीं करता है। अगला पॉइंट अपनी कॉपी में लिख लीजिए, फ्रिक्शन कैन सपोर्ट द मोशन, राइट। फ्रिक्शन कैन बी along the opposite direction of motion and can be along the direction of motion of an object। इस बात को आई होप याद रखेंगे। चलो भाई आगे बढ़ते हुए देखते हैं। अब ध्यान से देखिए, जो मैंने आपको पॉइंट बताया था, इज दैट फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स, ऑलवेज ध्यान रखिए, ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ध्यान से देखिए कि अगर एक ये रफ सरफेस है, इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, क्या हमेशा फ्रिक्शन इसके अपोजिट लगेगा? क्या फ्रिक्शन मोशन का अपोज करता है? तो इसका आंसर है बच्चों नहीं। ध्यान रखिएगा, फ्रिक्शन मोशन का अपोज नहीं करता है, फ्रिक्शन स्लिपिंग का अपोज करता है, स्लाइडिंग का अपोज करता है। तो ध्यान से याद रखें, फ्रिक्शन इज अ फोर्स व्हिच ऑलवेज अपोजेस द स्लिपिंग और द स्लाइडिंग बिटवीन द टू सरफेसेस व्हिच आर इन कांटेक्ट, राइट। सो एवरीबॉडी हैज टू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं वो ध्यान से देखिएगा, क्या फ्रिक्शन जब मोशन होता है तभी एक्ट करता है? क्या ऐसा होगा कि अगर मोशन नहीं हो रहा है तो फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा? नो, नॉट एट ऑल। फ्रिक्शन अगर मोशन नहीं भी हो रहा है तो भी एक्ट करेगा। फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो मोशन या स्लिपिंग की टेंडेंसी को, अगर दो सरफेसेस कांटेक्ट में हैं, जैसे कि यहां पर आपने देखा कि ये ग्राउंड है और इसके ऊपर कोई भी एक सरफेस है, इन दोनों के बीच में स्लिपिंग हो सकती है। अगर आपने इसमें फोर्स लगाया तो इस फोर्स की वजह से ये ग्राउंड अगर फिक्स्ड है तो इसकी वजह से ये मूव करेगा, तो दोनों में स्लिपिंग होगी, और उस स्लिपिंग का अपोज करने के लिए ध्यान रखिएगा वहां पर फ्रिक्शन फोर्स आएगा। तो अगर ऐसा है कि मोशन नहीं भी हो रहा है तो भी यहां पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो कि इसको अपोज करेगा, यानी इसकी स्लिपिंग की टेंडेंसी को प्रिवेंट करेगा। ध्यान रखेंगे, यहां पर देख लीजिए, फ्रिक्शन हमेशा सेल्फ एडजस्टिंग इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन है, इस बात को याद रखें। यहां पर अब मैंने जो आपको पॉइंट दिखाया है, फ्रिक्शन नॉट ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यहां पे देखिए, व्हेन यू आर वॉकिंग, जब आप मूव कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन आपके मोशन की डायरेक्शन में है। यहां पे जैसे जिस भी डायरेक्शन में लोग मूव कर रहे हैं, फ्रिक्शन की डायरेक्शन मोशन की डायरेक्शन में है, स्लिपिंग की डायरेक्शन के अपोजिट है। अगली स्लाइड पे देखिए ध्यान से, यहां पर जब आप पैर रखते हैं तो आपके पैर की स्लिपिंग की टेंडेंसी पीछे होती है, राइट। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द स्लिपिंग और द टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग और द टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग। तो अक्सर इसमें कंफ्यूजन होता है कि आपके दिमाग में ऐसा रहता है कि फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता है, तो हम आगे दौड़ रहे हैं, तो हम दौड़ रहे हैं या चल रहे हैं तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा। नो, नॉट एट ऑल, फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा। यहां पर इसमें डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फॉरवर्ड है। यहां किस तरह से आपको दिख रहा है, व्हेन वी आर मूविंग और व्हेन वी आर वॉकिंग, तो फ्रिक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। फ्रिक्शन मे एक्ट, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, नॉट ऑलवेज। और बच्चों ये जो मे और मे नॉट और मस्ट है ना, इसमें बहुत आपको कंफ्यूज किया जाएगा, इसलिए अपने जो भी कंसेप्ट है ना उनकी क्लैरिटी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए ताकि आपको क्वेश्चन कंफ्यूज ना कर पाए। यहां पर ध्यान से देखें, यहां अप्लाइड फ्रिक्शन है,
ये वेट नीचे लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन स्लिपिंग के अपोजिट होती है, स्लिपिंग या स्लिपिंग की टेंडेंसी के अपोजिट होती है। स्लिपिंग हो रही हो या स्लिपिंग नहीं हो रही हो, स्लिपिंग की अगर टेंडेंसी है तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ध्यान रखिएगा, फ्रिक्शन में ऑल्सो एक्ट्स इफ देयर इज नो मोशन। फ्रिक्शन लगने के लिए मोशन का होना जरूरी नहीं है। इसके आपके पास ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, थ्योरेटिकल क्वेश्चन इन्हीं सारे पॉइंट से बनेंगे। अभी तक इन्हीं पॉइंट से आए हुए हैं, इसलिए मैंने आपको बताया है। नाउ आई एम गोइंग टू रिवील द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ द फ्रिक्शन। आपको नहीं पता हो, नोट कर लीजिएगा। फ्रिक्शन इज अ फोर्स रिलेटेड टू टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट which opposes the slipping, kinetic friction or tendency to slip, static friction। अगर स्लिपिंग की टेंडेंसी है और उसको अपोज कर रहा है तो कौन सा फ्रिक्शन होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। और अगर स्लिपिंग हो रही है, स्लाइडिंग हो रही है और उसका अपोज हो रहा है तो कौन सा फ्रिक्शन होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। आई होप आप सभी लोग इंटेलिजेंट हैं, समझदार हैं और ये सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हुए चलते हैं, इसकी वैल्यू में आपको कहां क्या गड़बड़ी होती है इस बात को ध्यान रखें। फ्रिक्शन, ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल ब्रह्मास्त्र है, समझ लेना भाई। इस पॉइंट को अगर आपने याद रखा तो बल्ले बल्ले है। फ्रिक्शन के बारे में ये पॉइंट आपने याद रखा तो बल्ले बल्ले है, आपकी लाइफ सेटल पूरी तरह से। फ्रिक्शन मे और मे नॉट बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, राइट? क्योंकि पिछले अगर हम 10 या 10 को थोड़ा और एक्सटेंड कर लें, 15 इयर्स में देखा जाए तो 7 टाइम्स ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इसी चीज से कंफ्यूज किया गया है कि फ्रिक्शन मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इसलिए इस पॉइंट को ब्रह्मास्त्र की तरह याद रखिएगा, फ्रिक्शन मे और मे नॉट बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब अगला पॉइंट है फ्रिक्शन मे एक्ट। ध्यान रखिएगा, मे और मे नॉट बी, मे और मस्ट बी, इसमें फर्क होता है। तो यहां है फ्रिक्शन मे एक्ट इफ देयर इज नो रिलेटिव मोशन। ध्यान दीजिए, रिलेटिव मोशन नहीं भी हो रहा है तो उस चीज का अपोज करने के लिए फ्रिक्शन एक्ट कर सकता है एंड डेफिनेटली करेगा। अगला पॉइंट जो मैंने आपके लिए दिखा है कि ध्यान से देखें कि फ्रिक्शन का रीजन क्या होता है। फ्रिक्शन का रीजन होता है जो एक्स्ट्रा स्मूथ सरफेस की बात ना करें, अगर स्मूथ सरफेस अगर होती है वो भी परफेक्टली स्मूथ नहीं होती है। अगर हम इसके छोटे से पॉइंट को माइक्रोस्कोप में देखें तो इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्शंस निकले होते हैं, राइट? ये जो प्रोजेक्शंस हैं, तो ये प्रोजेक्शंस आपस में फिसलते वक्त, स्लिप करते वक्त लॉक हो जाते हैं। इसको बोला जाता है, ये जो चीज यहां पे जो दिखाई जा रही है, इसको बोला जाता है बच्चों इंटरलॉकिंग। ये वर्ड है इंटरलॉकिंग, राइट? अगर रेस्ट पे है तो इन दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में, इनके बीच में बॉन्डिंग भी बनती है और इस बॉन्डिंग को बोला जाता है कोल्ड वेल्डिंग। ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी मस्ट हैं। ये कोल्ड वेल्डिंग इनके बीच में होती है, इंटरलॉकिंग होती है, जिसकी वजह से ये फ्रिक्शन फोर्स बनता है। अब मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूं आपको, व्हाट इज द काइंड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, विच काइंड ऑफ फोर्स इज दिस? किस तरह का फोर्स है? क्या ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है, क्या ये मैग्नेटिक है, राइट? तो ध्यान रखिएगा, फ्रिक्शन इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसको ध्यान रखेंगे, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। फ्रिक्शन इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये बात भी आपसे थ्योरेटिकल में पूछी जा सकती है, करेक्ट? आगे बढ़ते हुए चलते हैं बच्चों, ध्यान से देखें। ये वाला पॉइंट हम लोग यहां पर आपसे समझ चुके हैं और आई होप आपने अच्छे से समझ लिया है। जस्ट अ मिनट। नाउ टाइप्स ऑफ द फ्रिक्शन। मोस्टली आपको वैसे तो रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन को देन अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन के जो दो पार्ट होते हैं, जिसको कहा जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। और उसी में कुछ गड़बड़ी होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है कि जब भी स्लिपिंग स्टार्ट नहीं हुई,
if there is no slipping or no relative motion between the two surfaces are in contact, अगर दो surfaces contact में हैं और उनमें आपस में स्लिपिंग स्टार्ट नहीं हुई है या स्लिपिंग नहीं हो रही है, तब तक जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा दैट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन, और यही आपकी गलती कराएगा स्टैटिक फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपको स्टैटिक फ्रिक्शन दिखेगा और आप फॉरन एफ स्टैटिक और आपके मन से आवाज आएगी और आप म्यू एस इंटू एन कैलकुलेट कर लोगे और यही चीज आपको गलत करा देगी क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन, जैसे मैंने अभी आपको बताया, फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ये एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। जब, जहां, जितना, जैसे, जिधर जरूरत पड़ता है तब, वहां, उतना, वैसे, उधर एक्ट करता है। जरूरत होगी तो आएगा, नहीं होगी तो नहीं आएगा। सो दैट्स व्हाई व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, दिस, यू हैव टू write it like F static, right? F static less or equal to mu s into n. F static is equal to less or equal to mu s into n. I hope आपने ये बात बहुत अच्छे से समझ ली होगी और इसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी कि जो फ्रिक्शन फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, उसकी वैल्यू म्यू एस इंटू एन से लेस या इक्वल होती है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में, राइट, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा म्यू के इंटू एन होती है। स्टैटिक कब है? ध्यान से देखिए, इफ इट एग्जिस्ट बिटवीन द टू सरफेसेस व्हेन देयर इज tendency of relative motion but no relative motion along the two contact surface. No relative motion, मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है, स्लिपिंग स्टार्ट नहीं हुई है, सिर्फ सोच रहा है, कोशिश हो रही है, तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा और स्टैटिक फ्रिक्शन को हम हमेशा लेस और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन बोलेंगे। म्यू एस आप जानते होंगे ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, एस मतलब स्टैटिक, और अगर बात की जाए के की तो म्यू के काइनेटिक होता है। अब बात करें अगर वैल्यू क्या क्या होती है इनकी, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन की, तो काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा ध्यान रखें म्यू के इंटू एन, म्यू के इंटू एन, यानी ये फिक्स होता है, ये कम ज्यादा नहीं होता। म्यू के इंटू एन की जो भी वैल्यू है वो हमेशा इतनी ही लगेगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। आई होप ये बात आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे और इसमें किसी तरह की कोई परेशानी, प्रॉब्लम, समस्या नहीं होगी। सो आई होप एवरीथिंग इज ओके विद दैट। ओके, दैट्स ग्रेट। आपने देख लिया कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है दैट इज एफ के म्यू के इंटू एन, ये इक्वल है। लेकिन अगर स्टैटिक फ्रिक्शन की बात की जाए तो इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि एफ स्टैटिक वेरीज like Fs less or equal to mu into n. Fs less or equal to mu into n. I hope ये बात आपको समझ में आ गई है और इसमें आपको गलती अब नहीं होगी, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो पहले सोचेंगे क्या हमें इतने की जरूरत है या नहीं है। अगर जरूरत होगी तो इतना फोर्स लगेगा, जरूरत नहीं होगी तो इतना फोर्स नहीं लगेगा। Is that clear बच्चों? So dear students, अब तक आपने देख लिया कि काइनेटिक फ्रिक्शन और मैक्सिमम फ्रिक्शन को हमको कैसे लेना है। अब मैं आपको कुछ बातें और बता देता हूं, इसके कुछ फॉर्मूले और बता देता हूं जिसको आपको याद रखना है और फिर हम लोग डायरेक्टली चलते हैं, इसके क्वेश्चन करते हैं। तो अभी आपने देखा, पहली चीज तो आपको याद रखनी है कि एफ काइनेटिक, राइट, एफ काइनेटिक आपको कितना ध्यान रखना है, एफ काइनेटिक हमेशा इक्वल होगा म्यू के इंटू एन एंड एफ स्टैटिक की वैल्यू होगी लेस और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, राइट। तो पहली चीज आपको ये याद रखनी है, यानी फ्रिक्शन फोर्स मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में सेल्फ एडजस्टिंग है।